हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कोल्डहाउस लॉ के बारे में पढ़ रहे थे और कोल्डहाउस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। तो उसमें से एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे अभी कि कोल्डहाउस लॉ के हेल्प से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है। उसके बाद सोलिबिलिटी निकालेंगे, सोलिबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट इन वाटर, और एक ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आज हम लोग का एप्लीकेशन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। एप्लीकेशन खत्म करने के बाद हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे इसमें, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसका एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल, सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक कंसेप्ट इसमें पढ़ाया जा रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ग्राफ जो बनाया था कि रूट सी वर्सेस लेमडा एम के बारे में, मैंने कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी में जो ग्राफ खींचा गया था तो आपको बताया गया था कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो सकती है ग्राफ से। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम कोल्डहाउस लॉ यूज करेंगे। बहुत इजी तरीका होता है। पिछले लेक्चर में मैंने एक उसको एकदम डिटेल्स में एक एक स्टेप दिखाया गया है, लेकिन अगर कंपटीशन के तरीके से लगाएंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो पिछले लेक्चर में जिस तरह से न्यूमेरिकल कराया गया था उस तरीके से आप एकेडमिक में कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में जेईई और नीट में एकदम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, उस तरीके को सोचना है कैसे निकालेंगे। तो करना क्या हो, देखो देखिए एकदम इजी वे, एकदम आसान तरीका से समझना है इसको। अगर इसको मैं तोड़ दूं तो क्या बनेगा, NH4 प्लस और OH माइनस। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम एक साल्ट लीजिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जिसमें अमोनियम आयन केटायन की तरह ट्रीट करे। यानी अमोनियम आयन का एक साल्ट आप ले लीजिए, कोई भी साल्ट रैंडम, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, एक अमोनियम क्लोराइड ले लिया। एक्चुअली साल्ट क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमने एक अमोनियम क्लोराइड हमने इसको ले लिया। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का कोई भी साल्ट आप ले सकते हैं ना जो स्ट्रांग हो, क्योंकि जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ग्राफ की मदद से हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जो इसमें OH आता हो, तो OH के कॉरस्पॉन्डिंग OH को लेते हुए एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बनाइए। चूंकि बेस है ये, कोई बेस ले लीजिए, जैसे NaOH, देखिए NaOH यह एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें क्या नया आ गया, इन दोनों साल्टों में क्या नया आ गया, तो नया आ गया सोडियम और एक आ गया क्लोराइड। देखिए यहां पे Na नया आ गया, क्योंकि हमारा काम तो केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का था, तो इसमें नया एड हुआ है सोडियम और यहां पे हो गया है क्लोरीन। अब इन नए वालों को मिला के एक साल्ट बना लीजिए, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, इन तीन की मदद से जब भी सवाल पूछेगा आपसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, अब आसान हो गया। देखिए यह भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यह भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यह भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें इन दोनों के आयन हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। एकदम एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर निकालना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, और ये हो जाएगा माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। और इसकी सहायता से एकदम एक लाइन में हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए देगा तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा तो आपको 3 साल्ट दिया जाएगा या 3 इलेक्ट्रोलाइट जरूर देगा, क्योंकि एक केटायन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोलाइट देगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, एक एनायन के साथ एक देगा, और एक इन दोनों में जो नया आया होगा उसका देगा। तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे तो तुरंत एक लाइन में आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द गुड वे, एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी मदद से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम के लिए सुनो, क्वेश्चंस के लिए मान लो ऐसे दिया गया है, यहां लिख देता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यहां दे दिया है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा मोल इनवर्स में दे दिया। क्या आपको दे दिया है NH4Cl सोडियम अमोनियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मान लीजिए कितना है X है। फिर क्या दे दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना दे दिया है Y, और एक दे दिया है NaCl का कितना दिया है Z। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड, क्या पूछेगा फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एकदम एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब इसमें अमोनियम है और हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होगा बेटा OH होगा। तो करना क्या है, जिस इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम आया होगा और जिस इलेक्ट्रोलाइट में OH आया होगा, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और तीसरे साल्ट को माइनस कर देंगे। तो देखिए अमोनियम आया है इसमें, OH आया है इसमें NaCl में हमारा दोनों में से कोई आयन नहीं आया है, इसका मतलब ये माइनस होगा। तो एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बराबर डायरेक्ट इसका आंसर X प्लस वाई माइनस जेड। एकदम एक लाइन में इसका चुटकी बजाते ही इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे होंगे, जे नीट वाले बच्चे, वो इस तरीके से आसानी से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी कराया गया था, ठीक है, उसको आप लोग कवर किए होंगे, देखे होंगे जरूर, ठीक है। अब चलिए बेटा, अब हम कवर करते हैं एक नया चीज पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया कंसेप्ट और जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर कैसे निकालेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग, जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो क्या होता है 100% होता है किसी भी कंसेंट्रेशन पर, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अलग अलग कंसेंट्रेशन पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अलग अलग होता है। तो किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है ये हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान तरीका है इसका। मान लीजिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर √C वर्सेस हम λm का जब ग्राफ खींचते हैं, देखिए अलग अलग कंसेंट्रेशन पर, अलग अलग कंसेंट्रेशन में बेटा उसकी अलग अलग क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी होती है। किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पर अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड ने यह सिद्ध किया है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज किया जाए, अगर कंसेंट्रेशन उसका डिक्रीज करेंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बढ़ता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बराबर अंडर रूट क्या होता है
K बाई क्या होता है C, यानी अगर C डिक्रीज करेगा तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो कंसंट्रेशन घटाने पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अलग अलग कंसंट्रेशन पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट है, इसको निकालने का एक बहुत सरल तरीका होता है और उसमें कोलराउस लॉ आपको हेल्प करेगा। कोलराउस लॉ आपको हेल्प करने वाला है। जैसे मान लीजिए हमने इसी को ले लेता हूं, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मान लो कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि m/10 हो गया, या मान लो कि m/100 हो गया, या m/1000 हो गया, एंड डॉट 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 किसी भी कंसंट्रेशन मान लिखवा दे कि भाई m/10 पर, m/10 कंसंट्रेशन पर बताइए इसका अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है। तो इसके मान को निकालने के लिए पर एक कोलराउस लॉ, सबसे पहले कोलराउस लॉ की सहायता से, कोलराउस लॉ की मदद से हम इसका निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहला तो काम होगा वह आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कोलराउस लॉ के हेल्प से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। वो पढ़ाएगा भी, सिखाएगा कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल गया तो अल्फा निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा बराबर होता है अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यह है फॉर्मूला जिसकी मदद से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं एकदम तुरंत। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं तो उस फार्मूला क्या होगा, जिस कंसंट्रेशन पर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले उस कंसंट्रेशन पर हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ गिवन कंसंट्रेशन। जिस कंसंट्रेशन पर, जैसे मान लो कि m/100 है, तो जिस कंसंट्रेशन पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, सबसे पहले हम उस कंसंट्रेशन पर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को निकालेंगे और उसमें अगर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से भाग दे देंगे तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर लैम्डा m c और लैम्डा m के पावर 0 इंटू 100। तो इस तरीके से परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा कि दिए गए कंसंट्रेशन पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है। दिस इज द गुड आपका क्वेश्चन, गुड फॉर्मूला। इसकी मदद से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यह कोलराउस लॉ का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीसरा है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है Ha, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, क्या मिल गया H+ और क्या मिल गया बेटा A- मिला। हमें क्या चाहिए, इसका चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो मान लो इस कंसंट्रेशन कितना था, इसका C था और शुरू में कितना था 0, T बराबर 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन C है, इसका 0 है, इसका 0 है। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद, आफ्टर टी टाइम मान लेते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है। तो C में से C का अल्फा परसेंट टूट जाएगा तो इसका कितना बनेगा C अल्फा, इसका भी बनेगा C अल्फा। T बराबर T मैंने आपका T टाइम। अब निकाल दीजिए डिग्री ऑफ, अब निकाल लीजिए क्या K डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A- और नीचे होगा कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो इसको हल कर बेटा, ये हो जाएगा C अल्फा
और ये हो जाएगा सी अल्फा, और ये हो जाएगा सी माइनस के सी अल्फा। हल करिए, हो जाएगा के बराबर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसमें सी कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस के अल्फा, सी कैंसिल, तो हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस के अल्फा। अभी अल्फा आप निकाल चुके हैं, बट आपने अल्फा की वैल्यू जो निकाला था अभी अब निकाला कि अल्फा बराबर लेमडा एम सी और हो जाएगा लेमडा एम 0। अब ये वैल्यू चाहो तो इसमें पुटअप कर दो, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको शॉर्ट में से लिख सकते बेटा, इसको शॉर्ट में चाहो तो जैसे लेमडा को हम लिख रहे हैं कि लेमडा एम सी, इसको शॉर्ट में केवल सी लिख दीजिए, और यहां पर लिख देंगे लेमडा एम 0, इसको शॉर्ट में केवल लेमडा 0 लिख दीजिए समझने के लिए। समझे ना, ये क्या है, ये वही है कि मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारा अल्फा हो जाएगा, तो शॉर्ट में हो जाएगा लेमडा सी और बाई हो जाएगा लेमडा 0। अब ये वैल्यू लेमडा अल्फा की वैल्यू इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, पुटअप कर देते हैं। अब पुटअप कर देंगे तो आराम से हम लोग का डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। उतार लीजिए जल्दी से इसको, मैं वैल्यू रख देता हूं, एकदम पूरा रख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बेटा। चलिए, तो हम लोग के क्या निकाल दीजिए, के बराबर क्या था, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, और जहां अल्फा बराबर होगा लेमडा सी और बाई लेमडा 0। या इसके से लिख सकते हैं बेटा लेमडा सी, और ये हो जाएगा, और ठीक है लेमडा इनफाइनाइट के रूप में लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है, पहले सेंटेंस को ध्यान रखना, लेमडा सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये माने रख दो बेटा, हो जाएगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माने कि आपका हो जाएगा लेमडा सी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा लेमडा 0 क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, थोड़ा सुंदर से लिख दीजिए, थोड़ा सुंदर से अगर लिखा जाए अच्छे से लिख दीजिए, तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा सी और अल्फा स्क्वायर, तो लेमडा सी क्या हो रहा है भाई, लेमडा सी और लेमडा 0 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा 1 माइनस अल्फा, यानी कि लेमडा की पावर सी और लेमडा 0। बस सॉल्व कर दिए बेटा इसको, अगर इसको सॉल्व कर दिया तो हो जाएगा सी और लेमडा सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका लेमडा 0 होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लीजिए तो लेमडा 0 माइनस लेमडा सी और बाई यहां से हो जाएगा लेमडा 0, तो इससे आपका स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब हमारा निकल गया के बराबर क्या निकल गया, सी लेमडा सी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका लेमडा 0 ब्रैकेट में लेमडा 0 माइनस लेमडा सी, लेमडा सी, लेमडा सी। दिस इज द फॉर्मूला जिसकी मदद से हम आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक फार्मूला जिसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसको आसानी से। लास्ट जो यूजेस है हम लोग का वह है हाउ टू फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट। तो एक साल्ट लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि AgBr है, AgBr हो गया या AgCl हो गया या बेरियम सल्फेट हो गया, दीज साल्ट आर, है ना, स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट है, माने वाटर में इनकी सोलिबिलिटी बहुत ही कम होती है। और ऐसे किसी भी कंपाउंड की हम सोलिबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, कोलराउस लॉ की मदद से। तो कोलराउस लॉ के हेल्प से हम किसी भी स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट की सोलिबिलिटी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से।
तो हम लोग अगला जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जा रहे हैं कि सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। किसी भी कोई साल्ट है जो पानी बहुत ही कम सोल्यूबल है, उसकी सोलिबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जिस साल्ट का, ध्यान दीजिए, जिस साल्ट का सोलिबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग के पास है कि लेमडा एम बराबर कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि अगर ये स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, यानी कि इस साल्ट की वाटर में सोलिबिलिटी बहुत कम है, तो जो केटायन बनेगा, केटायन और जो एनायंस बनेगा, ये इतने दूर दूर होंगे कि इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन लगभग क्या होगा, जीरो होगा। और जब इनके बीच में कोई भी आयनिक इंटरेक्शन नहीं होगा तो केटायन और एनायन का माइग्रेशन कंप्लीटली क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जब केटायन और एनायन का माइग्रेशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी काम करती है, वहां पर कोलराउस का नियम लागू हो जाएगा। तो इस सेंस में अगर मैं लिखूं लेमडा एम 0, माने ये फार्मूला मैं बनाता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो फार्मूला बन जाएगा कापा इंटू 1000 और बाई क्या हो जाएगा, मोलारिटी। मोलारिटी हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो स्प्रिंगली सॉल्युबल जो साल्ट होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, तो इनके भी केटायन और एनायन के बीच में लगने वाला आयनिक इंटरेक्शन लगभग जीरो होगा। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगी, मोलारिटी के जगह पर सॉल्युबिलिटी वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा कापा इंटू 1000 और जहां मोलारिटी है वहां पर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। और इस फार्मूले की मदद से, सुनो, इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चंस दिखाते हैं, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और मान लीजिए कहा दिया जाए कि AgBr का जो कंडक्टिविटी कापा, या आपको कुछ दे दे, मान लीजिए कि 8.5 इंटू 10 के पावर माइनस के 7 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स आपको दे दे। और Ag जो Br है, AgBr अगर वाटर में सॉल्युबल है थोड़ा बहुत, तो क्या बनेगा, Ag प्लस और Br माइनस। और मान लीजिए कि Ag जो प्लस है, इसकी लिमिटिंग मोलर जो कंडक्टिविटी है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको 62 दे दे, और मान लो कि इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है Br माइनस का, वो मान ले कि 78 आपको दे दिया जाए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर केटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, इसका 62 है और इसका 72 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड का आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लगा देंगे कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ की मदद से जो AgBr है, सबसे पहले इस पर कोलराउस लॉ आप अप्लाई करिए। तो कोलराउस लॉ अप्लाई करेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgBr बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। अब आपके क्वेश्चन में Ag प्लस यानी कि सिल्वर आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया है कितना, 62, और आपके क्वेश्चन में Br माइनस का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया है 78। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 140 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। ये आ गया आपका सिल्वर ब्रोमाइड की लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी। और अगर इसकी सिल्वर ब्रोमाइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल गया तो हम सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। सोल्युबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सोल्युबिलिटी निकालेंगे? तो सोल्युबिलिटी निकालने का अभी आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि लैम्डा m0 यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर होगा कापा इंटू 1000 और बाई सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी ये फार्मूला बेटा बहुत अच्छा फार्मूला है। और लैम्डा एम तो भी निकाले हो कितना 140, कापा का मान दिया है 8.5 इंटू 10 के पावर -7 इंटू ये हो जाएगा 1000 और सोल्युबिलिटी को मान लेते कितना है s है। यहां सॉल्व कर दीजिए तो s बराबर हो जाएगा 8.5 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 1000 और y हो जाएगा 140। इस पूरे को सॉल्व करोगे, सॉल्व कर दोगे अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा 6.07 इंटू 10 के पावर -6 मोल इंटू लीटर इनवर्स। ये इसकी सोल्युबिलिटी निकल गया। तो सोल्युबिलिटी निकल गया और सोल्युबिलिटी जब पता चल गया तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। एक 11th में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उसके हेल्प से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड है आपके पास, तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा Ag प्लस और क्या बनेगा Br माइनस। तो अगर मैं निकाल दूं सोल्युबिलिटी निकालें कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका सिल्वर ब्रोमाइड का, आप पढ़े होंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मान सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन और कंसंट्रेशन या सोल्युबिलिटी ऑफ Br माइनस। ये सोल्युबिलिटी आपको माना कि S है, इसका भी क्या है S है, ये हो गया KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। चूंकि इसकी वैल्यू निकाल चुके हो s², S का मान अभी आप निकाले थे कितना आया था 6.07 इंटू 10 के पावर -6 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो और लगभग आ जाएगा KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। इसका आंसर हो जाएगा 6636 यानी कि लगभग 36.8 इंटू 10 के पावर -12 मोल स्क्वायर हो जाएगा लीटर के पावर -2। दिस इज द KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो कोलराउस लॉ की मदद से हम किसी भी साल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग का लास्ट एप्लीकेशन है। अब हम लोग का जो लास्ट एप्लीकेशन है वह है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर किसी केटायंस का कैसे निकालते हैं? तो कोलराउस लॉ ने बताया था, जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि K प्लस है और Cl माइनस है। तो पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस में, पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस में जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस होता है वह जो टोटल कंडक्टेंस है उस टोटल कंडक्टेंस में कुछ भागीदारी K प्लस का है और कुछ भागीदारी Cl माइनस का होता है। दोनों आयन के माइग्रेशन से करंट जनरेट होगा और यही तो बताया है कोलराउस ने बोला है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बराबर क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस एंड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की जो टोटल कंडक्टिविटी होगी उस टोटल कंडक्टिविटी में कुछ योगदान पोटेशियम आयन का है और कुछ योगदान आपका क्लोराइड आयन का है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर यह जानना चाहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई साल्ट हमने दिया, सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया और सोडियम क्लोराइड में मान लीजिए कि टोटल जो कंडक्टेंस है, टोटल कंडक्टेंस मान लेते हैं 100 मिलता है। टोटल कंडक्टेंस कितना है 100 है। तो इस 100 में टोटल कंडक्टेंस में 100 में से कुछ हिस्सा सोडियम आयन का है और कुछ हिस्सा Cl माइनस का है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर यही दिखाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के टोटल कंडक्टेंस में कितना हिस्सा, कितना पार्ट, कितना प्रोबेबिलिटी केटायन का है और कितना प्रोबेबिलिटी एनायन का है। इसी को फाइंड आउट कर देंगे तो निकाल दिया जाए कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस क्या हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस
एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इसकी मदद से हमको सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, Na+ और Cl-। अगर इस पर कोलराउस का नियम में लागू कर दूं तो क्या बनेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ये टोटल जो कंडक्टेंस है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के सम के बराबर होता है। अगर कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, टोटल करंट में सोडियम आयन का कितना हिस्सा है, तो निकल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, और ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। यही है बेटा इसका ट्रांसपोर्ट नंबर। वैसे ही अगर ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला जाए किसका, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस का निकालें तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, और ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं देख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl- बराबर क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रहा ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब होता है कि करंट कैरिड बाय द गिवन आयन बटा टोटल करंट। में टोटल करंट में जो टोटल करंट मिल रहा है उस टोटल करंट में कितना फ्रैक्शन पार्ट या कितना परसेंट जो योगदान है वह कैटायन का है और कितना परसेंट योगदान एनायन का है, यही कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी कैटायन या कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन, किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि उस आयन द्वारा कितना करंट कैरी किया, यानी कि करंट कैरिड बाय द गिवन आयन बटा टोटल करंट को कहा जाएगा क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। यानी कि सिंपली है, जिस आयन का हमको ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, मुझे पहले उस आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए और नीचे क्या होगा, उस पूरे साल्ट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वह कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे कैटायंस होते हैं जैसे कि आपका H+ है, H+ का ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत ज्यादा होता है। अगर HCl में देखेंगे तो HCl में जो टोटल करंट होता है उस टोटल करंट में ज्यादा योगदान किसका होगा, H+ का होता है। ग्रोथस कंडक्टेंस के बारे में जानते होंगे, तो ग्रोथस कंडक्टेंस की वजह से H+ का जो कंडक्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है। तो टोटल करंट में किसी कैटायन का कितना हिस्सा है, इसी को जानना कहलाता है क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन इक्वल्स द करंट कैरिड बाय द गिवन आयंस बटा टोटल करंट। माने जिस आयन का, जिस कैटायन चाहे जिस एनायंस का अगर हमको ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना होगा, पहले हम उस आयन का क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और नीचे क्या होगा, उस पूरे साल्ट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनका जो रेशियो होगा वही ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अच्छा, जिस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होता है इसका मतलब वो ज्यादा करंट को क्या करता है, कैरी करता है। जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया या OH- हो गया, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत ज्यादा होता है। आपको याद होगा जब साल्ट ब्रिज हम बना रहे थे तो साल्ट ब्रिज में जनरली साल्ट ब्रिज जब बनाया जा, डेनियल सेल जब पढ़े होंगे तो साल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, KCl लेते हैं, कुछ याद होगा आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर में, KCl, और KCl में पाउडर मिलाते थे हम लोग। अगर पाउडर में KCl को मिक्स करेंगे तो एक जेल जैसा मटेरियल बन जाता है। तो क्वेश्चन था कि जब हम डेनियल सेल बना रहे थे तो उसमें साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड को क्यों लिया गया था, तो इसका रीजन है कि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। तो ये ध्यान रखिए, इसकी वजह से आपके साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड को फिल किया जा रहा था, क्योंकि
K प्लस और Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल्स होता है, तो हमारा सेल अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के रिस्पेक्ट में फैराडे ने 2 लॉ दिया है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, और उसके उस पर एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा करके ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम प्रोडक्ट हमको कैसे मिलते हैं, एनोड पर हमको क्या मिलेगा, कैथोड पर हमको क्या मिलेगा, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।